हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गुप्त साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। ठीक है, फाहियान भारत कब आया था? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। फिर है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। शाप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, वाराहमिहिर एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन सैव माता लंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्यायमीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था ना। इसको कुमारगुप्त 1 पढ़िए, प्रथम पढ़िए, एक ही बात है। या गोविंद गुप्त हुआ। ठीक है, ये दोनों में से दोनों एक ही के नाम है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी कौन था, कब कौन गद्दी में बैठा, ये सब ही तो याद रखने वाली बात है, तो इसको कहीं नोट डाउन करते चलो आप। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपारिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था ना। जो मुख्य अधिकारी होते थे पुलिस विभाग में, उनको दंडपाशिक कहते थे, और जो कर्मचारी होते थे उन्हें चाट या भाट कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन
ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य को महत्तर कहते थे, है ना। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। पेठ ठ है ये। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। फिर जो इम्पोर्टेंस है मैं वही लाइन्स पढ़ रही हूँ। जैसे कि देखिए, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी ना। भू राजस्व का जो कुल उत्पादन था 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, है ना। अब आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र के आधार पर ना वास्तु, चारागाह भूमि, सेल, अपरहत। तो क्षेत्र में कृषि करने योग्य भूमि थी, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि हो गया, पशुओं के चारा योग्य भूमि, और सिल हो गया ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। फिर अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी ना, जो मतलब होता है जिसमें खेती नहीं की जा सकती। फिर सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। क्षेत्रीय श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। फिर ये सारणी देख सकते हो, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर या मंदिरों के नाम दिए हैं उनके स्थान के नाम दिए कि वे कहाँ स्थित है। तो ये भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, है ना। तो इसे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि किस जाति के लोग जो है वो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो सबर जाति के लोग ना, जो कहाँ रहते थे, विंध्य जंगल में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोज राज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है या बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। ठीक है, बाइबल के बाद जो प्रचलित ग्रंथ है वो किसको माना जाता है, पंचतंत्र को, जो संस्कृत में लिखी गई है। और इसको किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने ना। कब, गुप्त काल में। फिर इस बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है और इसे 5 भागों में बांटा गया है ना इस पंचतंत्र को। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। याद रखिएगा, ये 5 भागों में से बांटा गया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना। ये घोषणा किसने की थी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये बात किसने बोला था, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था। फिर है वराहमिहिर ने वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक, लघु जातक की रचना की। वृहत सिद्धांत में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है।
फिर है ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकार्णव ने पशु चिकित्सा पर हर्षायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई है नवनीतकम में। ठीक है। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्तवंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। फिर है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा तथा बाह्य शाखा दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंस है मैं बस वही पढ़ रही हूँ, सारा नहीं कर रही हूँ। तो आप भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये सारा ही पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ सकते हो, बट मुझे सारा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंस है मैं उसे रीड कर रही हूँ, आप भी नोट डाउन करते चलो। फिर अगला है बासीम शाखा के वाकाटक। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बाशिम में स्थित था। बाशिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिसेन आदि थे। हरिसेन बाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नशना के मंदिर का निर्माण किया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। पुष्यभूति वंश या वर्धनन वंश ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसमें जो नोट है ये देख सकते हैं। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्ति मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ठीक है ना। ह्वेनसांग भारत क्यों आया था, उनका उद्देश्य क्या था, तो आप देख सकते हो यहाँ। चलिए अगला देखते हैं हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश क्या है, तो पल्लव वंश सबसे पहला देखेंगे हम। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने
मामल्लपुरम में आदिवारा मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। ठीक है, कौन कौन से पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए थे? तो श्री विष्णु के क्रमशः महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन, परमेश्वरवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय और नरसिंहवर्मन प्रथम और द्वितीय दोनों होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। ये भी याद रखने वाली बात है। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्रवर्मन ने की थी। फिर आपका महाबलीपुरम के एक एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपी कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अन्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन नरसिंहवर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, आग्रम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आकदमत तस्वीरें लगी है। आदमकद तस्वीरें लगी हैं। दशकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंड पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदीवर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरंदेवनार निवास करता था जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा था। फिर है चोल वंश। ठीक है, पहले हमने पल्लव वंश देखा और अब चोल वंश देखेंगे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे जिसकी राजधानी तांजाय था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेशरी की उपाधि धारण की और निशुंभ शूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। फिर आपका है राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। चोल काल में भूमि के प्रकार देख सकते हो आप ना, कैसी कैसी भूमि थे उस वक्त। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम के मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। फिर अगला देखेंगे हम चालुक्य वंश। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी थी जो बीजापुर के निकट है। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य एवं विजयादित्य।
विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अजंता के एक गुहाचित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा के जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्पर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय या विक्रमादित्य II की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। फिर है चालुक्य वंश बेंगी। पहला वाला था चालुक्य वंश वातापी, ये है चालुक्य वंश बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे राष्ट्रकूट और फिर बहुत सारे और टॉपिक्स है, बहुत कुछ पढ़ने हैं इसमें। तो वीडियो पे आप बने रहो, कंटिन्यू मतलब चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, तो प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप नहीं देखे हो तो देख सकते हो जाकर। और अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, उसके लिए आपको फ्री PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप इससे हेल्प मिल रहा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी इससे हेल्प मिल सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ये चीज़ें समझ आएंगी। चलिए, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेके आती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।